Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 5, that is states of matter, and topic for today is the gas law. अब जो गैस लो हैं ये हैं क्या? दीज आर द जनरलाइजेशंस जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बेसिस पर बनाई गई हैं. जो गैसेस हैं वो कुछ लॉ को फॉलो करती हैं और मेनली हमने इस चैप्टर में जो फोकस करना है वो गैसेस के ऊपर ही है. जैसे आपको बताया था इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे वो गैसेस के ऊपर है. लिक्विड पोर्शन आपका मैंने बताया था ऑलरेडी कट हो चुका है और जो सॉलिड है वो क्लास 12th में आएगा. तो यहाँ पर आपको जो मेन फोकस करना है वो गैसेस के ऊपर करना है और उन गैसेस के कुछ लॉज हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है. जिसमें अगर हम बात करते हैं यहां पर जो गैस लो है वो 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है. फर्स्ट वन प्रेशर, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ एन, दैट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. और मेनली सब्सटेंस क्या होगा? गैस. दैट मींस अमाउंट ऑफ ए गैस. इसमें से जो फर्स्ट हमारा लो है उसको बोलते हैं हम बॉयल्स लो. बॉयल्स लो एक्चुअली में है क्या? दिस वन इज द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप है. अगर हम इसमें देखिए टोटल फैक्टर हमारे कितने हैं? 4. उनमें से 2 तो रहने वाले हैं कांस्टेंट और 2 आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनका रिलेशनशिप होगा. जैसे यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ किस किस का है? रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम का. तो इसका मतलब ये 2 चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट. अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो अगर हम इसको ले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/P बोलेंगे, लेकिन अगर हम इनवर्सली बोलते हैं तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यहां पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है 2 चीजें कांस्टेंट है, एन और टी. दैट मींस एन और टी कांस्टेंट है. एन क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, दैट मींस अमाउंट ऑफ ए गैस. और टी क्या है? टेम्परेचर. तो इन टर्म्स को जो हमने यहां पर ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है इसी को हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को इजीली लर्न कर पाएंगे. और स्टेटमेंट पूछता है स्टेट बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. तो जो बॉयल्स लॉ है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो करना क्या है? सबसे पहले अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद हो जाती है, मैथमेटिकल में क्या याद रखना? सिंपल प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है. तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसमें अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो क्या नोट करोगे? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो ये टर्म हमारी यहां पर यूज होगी. इन दोनों को हमने यूज करना है. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस at constant temperature volume is inversely proportional to pressure. या तो आप ऐसे बोल दीजिए या आप चाहें तो इन टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं. कैसे आगे पीछे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर ले लेता हूं ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम पहले बोल देते हैं. दैट मींस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो आप ये डेफिनेशन को आगे पीछे बेशक कर सकते हो, लेकिन जो टर्म्स हैं वो 4 की 4 यूज होंगी इसके अंदर. दैट मींस वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप, एन कांस्टेंट और टी कांस्टेंट. एन कांस्टेंट को क्या वर्ड यूज करेंगे? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस या फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस. ये टर्म हम यूज कर सकते हैं. अगर हम यहां पर चेक करते हैं, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है अगर हम इसको रिमूव करें तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो विच वन इज इक्वल टू K1. K1 क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो दिस इक्वेशन विल बिकम V इज इक्वल टू K1 इंटू 1/P. अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, प्रेशर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो PV इज इक्वल टू K1. तो K1 क्या हमारा? कांस्टेंट है. तो हम कंडीशन से लगा सकते हैं. हमने कंडीशन लगाई, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेशर था P1 और वॉल्यूम कितनी थी? V1. तो उस टाइम पर जो कांस्टेंट है K1 उसको हमने मान लिया रहेगा, तो उस गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उस पर्टिकुलर गैस के लिए. अब गैस वही है, हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो उस गैस के लिए वो चीज क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम कितनी थी? V1. तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट. अगर हम ऐसे लेते हैं, हमने क्या किया? प्रेशर को चेंज कर दिया, न्यू प्रेशर विल बी P2 एंड वॉल्यूम विल बी V2. तो हमें जो कांस्टेंट मिलेगा दैट इज अगेन कांस्टेंट. तो इसका मतलब जो पहले कांस्टेंट था वो बाद में भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट सेम होंगे तो ये इक्वेशन भी इक्वल होगी. दैट मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो ये इक्वेशन हमें बताती है दैट मींस दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ. अब बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और यहां से स्टार्ट करते हैं. तो इसको यहां भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप.
तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में अगर हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे, इसमें अगर हम ये जो कर्व्स देख रहे हैं, ये वाली ये जितनी भी कर्व्स हैं, इन सभी की बात कर रहे हैं हम, तो ये जितनी भी कर्व्स हैं इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। तो ये जो कर्व्स हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड कर्व, तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस वन इज एट टेम्परेचर T1 विच वन इज 200 केल्विन, दिस वन इज T2 विच इज एट 300 केल्विन, T3 दैट इज एट 600 केल्विन। और इसमें आप मेनली जो चीज नोट करेंगे, ये जो ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहां पर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम इसमें जो ग्राफ बनाएंगे प्रेशर और 1/v का, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या होंगी, आइसोथर्म्स होंगी। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कर्व जो है वो T1, T2, T3 ये अलग अलग टेम्परेचर पे है, और यहां पर आपको नोट क्या करना है, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। ये आपको और क्लियर होगा जब हम एक बार सारे लो करेंगे, तब मैं आपको ये ग्राफ एक बार दोबारा से बताऊंगा। इस ग्राफ को सिंपलीफाई वे में आपको बताएंगे कि इसमें से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो T1 है, T2 है या T3 है, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जब हम सारे लो कर लेंगे उसके बाद आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। अगर हम बॉयल्स लॉ को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले तो आपने नोट किया जो गैसेज है वो हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है, अगर हम बात करते हैं जो गैसेज है, अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम जगह में ज्यादा गैसेस को क्या कर सकते हैं, उसमें फिट कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि आप जैसे गैस सिलेंडर देखते हैं तो उसमें हम बहुत सारी गैसेस को क्या कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। एल्टीट्यूड की सिकनेस की बात करें तो अगर आप जैसे पहाड़ों में जाते हो तो आपने कई बार नोट किया होगा, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो वहां आपको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अगर हम जितना पहाड़ पर ऊपर जाते हैं, जितना आप हाइट पर जाएंगे तो होगा क्या कि जो गैसेस हैं उनका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो उनकी जो वॉल्यूम है अवेलेबिलिटी की वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, नॉर्मल अगर हम लोअर लेवल पर अगर ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जाएगी, लेकिन जब हम हिली एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड के अंदर है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, जिस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस। सिकनेस का मतलब आपको कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं पहुंचती है तो बॉडी को कैसा महसूस होता है, हम टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। और यही रीज़न है कि पहाड़ पर जैसे हम चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिल पाती है। यही चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यही चीज़ें आप अगर नोट करेंगे तो जो जेट प्लेन होते हैं वो काफ़ी हाइट पर उड़ते हैं, तो उनका जो कॉकपिट होता है उसमें भी जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है ताकि जो सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम ना आए। ऑल दीज आर रिलेटेड टू एल्टीट्यूड सिकनेस। जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेशर कम हो जाता है तो अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो व्हाइल पंपिंग एयर इनटू द साइकिल टायर ए बॉय नोटिस दैट वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इज इंक्रीजिंग। आपने भी देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, साइकिल के टायर में जैसे हवा भरते हैं तो आप नोट करते हैं कि जो टायर है पहले से थोड़ा सा साइज उसका बढ़ जाता है, दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, लेकिन आप नोट करते हैं साथ में प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो क्या वहां पर बॉयल्स लॉ फेल हो गया, क्योंकि अभी हमने बोला कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाती है, और अगर प्रेशर कम कर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है,
अगर हम यहां पर बात करें तो क्या यहां पर तो दोनों चीज बढ़ रही हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो क्या यहां पर बॉयल्स लॉ फेल हो गया? एक्चुअली में जो बॉयल्स लॉ है उसमें एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी अगर आपको याद हो तो हमने कंडीशन में सबसे पहले बताया था फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर हम जो गैस उसके अंदर या जो एयर फिल कर रहे हैं उसका अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं, जैसे उसको बढ़ाएंगे तो इसका मतलब दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बॉयल्स लॉ, तो यहां पर बॉयल्स लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। तो फेल होना तो दूर की बात है, अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कंडीशन आपको सबसे पहले बताई थी, अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन क्या थी, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, जब एयर को फिल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अमाउंट को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। अगर वो कांस्टेंट होता तभी यहां पर बॉयल्स लॉ अप्लाई होता। अब इसमें जो नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको, जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन याद होगी आपको, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। उस न्यूमेरिकल में आपको करना क्या है, जो जो गिवन होगा सबसे पहले वो लिखेंगे। टोटल अगर हम यहाँ क्वांटिटीज देखें तो 1 2 3 4, ये 4 क्वांटिटीज है, उसमें से कोई भी आपको 3 गिवन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, गैस ऑक्यूपाइज 200 ml एट ए प्रेशर ऑफ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई व्हेन इट इज subjected to external pressure of 1.025 बार at the same temperature। तो यहां कंडीशन क्या हो गई, जो आपको पता था, दैट मीन्स एट ए गिवन टेम्परेचर। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले भी कितना था 20 और अब भी कितना है 20। अगर हम यहां पर सबसे पहले जो गिवन है उसको फाइंड आउट करें तो क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें P1, क्या आपको प्रेशर गिवन है फर्स्ट, दैट इज 0.820 बार, तो आपको P1 गिवन है। फिर अगर हम यहां पर बात करें P2, P2 कितना है, दैट इज अगेन 1.025 बार। अगर हम यहां पर देखें तो V1 कितना है, वॉल्यूम कितनी है जो स्टार्टिंग में उसने ऑक्यूपाई की, दैट इज 200 ml। अगर हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, तो आपको V2 फाइंड आउट करना है। देन यूजिंग द इक्वेशन P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसमें जो जो गिवन है हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। V2 को यहीं पे रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, P1V1 अपॉन P2। अब वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले P1 की वैल्यू कितनी है, 0.820। V1 कितना है, दैट इज 200 डिवाइड बाय P2, P2 कितना है, दैट इज 1.025। अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज 160 ml। कितनी आएगी, 160 ml। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 160 ml। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल अगर हम यहां से लेते हैं, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर हम यहां पर देखें तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है सभी ने। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी दी हुई है, दैट इज 120 ml एंड प्रेशर इज 1.2 बार। तो उसका प्रेशर कितना है, 1.2 बार। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml। तो हमने क्या किया, जो हमारा कंटेनर था जिसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी 120 ml और उसके अंदर जो भी गैस थी उसका प्रेशर कितना था 1.2 बार, उस
गैस को हमने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जिसकी वॉल्यूम कितनी थी 180 ml। टेम्परेचर दोनों में आप देख सकते हैं सेम है। व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, तो आपको बताना है कि जब हम उस गैस को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो जो न्यू प्रेशर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको जो गिवन है, आपको गिवन है P1, दैट मीन्स इनिशियली जो गैस थी उसका प्रेशर कितना था, दैट इज 1.2 बार। अगर हम बात करें उस कंटेनर की वॉल्यूम कितनी थी V1, दैट इज 120 ml। उसके बाद अगर हमने जिस कंटेनर में उसको शिफ्ट किया उस कंटेनर की जो वॉल्यूम है दैट इज V2, कितनी है 180 ml। अगर हम बात करते हैं कि हमें जो फाइंड आउट क्या करना है, जब उस कंटेनर में हम उसको भेजेंगे तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, तो जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग द इक्वेशन कौन सी, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो हमें P2 फाइंड आउट करना है। तो P2 को हम यहीं रखेंगे और इक्वेशन क्या बन जाएगी P1 V1 अपॉन V2। अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं और P2 को फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर प्रेशर P1 कितना है, दैट इज 1.2 और वॉल्यूम कितनी है, दैट इज 120 और डिवाइड बाय करें तो दैट इज V2 180। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करते हैं, कट करें तो आंसर विल बी 0.8 बार, क्योंकि जो प्रेशर है उसी की यूनिट आएगी। तो यहां पर जो ये है ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 0.8 बार। तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट्स होती हैं लास्ट में आपको हमेशा मेंशन करनी है। अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर पूछ रहा है तो प्रेशर, उसकी यूनिट आपने साथ में लगानी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो स्टेटमेंट को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करें। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आपको फार्मूला जो है वो लगाना है, उस फार्मूला में जो वैल्यूज है वो पुट करनी है, उसके बाद आप उसको अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद लास्ट में जो आंसर है, तो आंसर में दोनों चीजें होनी चाहिए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड का मतलब जो आंसर आएगा प्लस में जो उसकी यूनिट है, ये सब चीजें आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के, वो सारे आपने सॉल्व करने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर।